हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। द गुरुकुल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 16 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करवा दूंगा और उसके बारे में अच्छे से आपको एक एक फैक्ट से समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर आते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ है वो हमारा न्यूज़ निकल के आ रही है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ पीएम थे इसके पहले, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्योंकि नवंबर में यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। तो 3 महीने पहले ही इन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान में एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने शपथ लिया और उनका नाम है अनवारुल हक कक्कड़। ठीक है ना, नेहा कक्कड़ नहीं भाई, अनवारुल हक कक्कड़। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाए तो ये आप लोग नहीं बोलिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन गए, कि यहाँ का क्वेश्चन आपको बन सकता है कि फिर रिसेंटली फिलहाल में पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं या कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये अनवारुल हक कक्कड़ बने हैं। ठीक है, यहाँ से ही आप लोग देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग को, देखो यहाँ पे इसी से आपको इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनना शुरू हो जाएगा कि इंडिया में ऐसा कितनी बार हुआ है कि इंडिया में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में देखोगे तो 8 बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बट इंडिया में देखोगे तो मात्र ऐसे एक ही व्यक्ति थे जिनको 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, कल के लेक्चर में बताया था, वो थे आपको गुलजारी लाल नंदा थे, जिन्होंने अभी तक कभी भी ये पीएम भी बने बट इन्होंने झंडा फहराया नहीं। तो ये गुलजारी लाल नंदा थे और 2 बार ये कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने थे। और दोनों बार एक बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी और एक बार 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो 2 बार ये 13-13 दिन के लिए कार्यकाल के लिए भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, वही मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ये ध्यान रखना है। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, 1997 में मिला था। तो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही है पाकिस्तान में। क्या, पाकिस्तान तो हमेशा उल्टा सीधा हरकतें करते रहता है, जिसके चलते वहाँ के जनता को भुगतना पड़ता है। जनता बेचारी क्या करे, वहाँ के सरकारी जो है ना, सरकारी मतलब देखो क्या है ना कि पॉलिटिक्स ऐसा गंदा चीज़ है ना। और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का इतना लेवल हाई लेके जाते हैं लोग, पूछो मत। ये ना मतलब मैं बताता हूँ, 30 रुपये केजी इंडिया से ये गेहूं नहीं खरीदेंगे और 200 रुपये केजी ये बाहर के देशों से केजी गेहूं खरीदेंगे। इंडिया के साथ ये इन्होंने क्या कर दिया है, ट्रेड बंद करके रखा है अभी तक। ये इमरान खान ने ही क्या किया था, 2019 से ही क्या किया है, इन्होंने ट्रेड बंद करके रखा है कि इंडिया से कोई भी बिजनेस व्यापार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2019 में आपको क्या हुआ था, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, धारा 370 हटाया गया था। तो उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे ये इमरान खान, इन्होंने बोला कि जब तक ये धारा 370 फिर से वापस नहीं लगाया जाएगा तब तक हम लोग भारत के साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे चल के ये देखो, ये मतलब ऐसे प्रधानमंत्री थे ना जो इंडिया के लिए रामबाण साबित हुए, क्योंकि ये पीएम जो थे ये मतलब चाइना के ज़्यादा गोद में थे और ये अमेरिका के ज़्यादा खिलाफ थे। ठीक है, तो अमेरिका के खिलाफ थे। तो जब ये पीएम थे ना तो हमारा यूएस के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था और अभी भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है। बट उस टाइम ये जब थे ना तो यूएसए को हमेशा भला बुरा ही कहते थे। और इनको हटाने में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल है ना, ये मतलब यूएस का ही है। भले ही मतलब ऑफिशियली नहीं बोला जाता है, लेकिन जनता पूरी दुनिया समझती है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यूएसए जो है ना, यूएसए पूरा का पूरा संभालता अमेरिका को। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी सरकार नहीं होती है, वहाँ के जो आर्मी चीफ है ना वही वहाँ के सरकार चलाते हैं। तो आर्मी को अगर पैसे चाहिए तो पैसे कहाँ से भाई, अमेरिका से आएंगे। तो अमेरिका बोल देता है, बोला इनको कि पीएम को ये हटाओ। ये यूएस के बारे में बहुत ही निगेटिव चीज बोलते हैं और चाइना के बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इनको कैसे भी करके हटाओ इनको। और हटा के यहाँ तक इनको जेल में भी मतलब डाल दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद ये शहबाज शरीफ बने यहाँ पे पीएम बने थे। ठीक है, तो ये हम लोग का पीएम पीपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता है ये शहबाज शरीफ। और ये बिलावल भुट्टो है पीपीपी के, और पीटीआई के ये इमरान खान है। ठीक है, तो देख लेना यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ गया है कि शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। तो 90 डेज पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो इसलिए पाकिस्तान को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो ये इनको
चुना गया है कक्कर को, ठीक है। तो याद रखना कक्कर जी का, और ये नवंबर में आपका एग्जाम मतलब ये इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, पाकिस्तान में। अब देखो इनके ना अल्टर सल्टर डिसीजन की वजह से भुगती थी, या क्या वहाँ पे जनता भुगती थी। देख सकते हो कि अभी के टाइम में पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है ना, वो 38% चल रहा है, ठीक है। 38% जून के टाइम में था, जून के टाइम में 38%, अभी के टाइम में भी 2% इधर उधर हुआ रहेगा, बट 38% यहाँ पे 38% इन्फ्लेशन चल रहा है। इंडिया में देखोगे तो 5 to 6% इन्फ्लेशन झूल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। वर्ल्ड में देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का मतलब समझ लेगी सामान की महंगाई, ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हो, ये सब प्रॉब्लम हुआ है किसके चलते, यहाँ के नेता लोग के चलते, क्योंकि ये लोग काम तो करते नहीं है, मतलब इनको कैसे भी क्या है ना। और वहाँ की जनता भी वैसी ही है, जनता भी उन्हीं को वोट देती है जो इंडिया को गाली देते हैं, इंडिया को गाली देते हैं। इंडिया के साथ जो रिलेशन अच्छे रखेंगे ना, जनता उनको वोट ही नहीं करेगी। तो हार पास के क्या करते हैं, ये इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखते हैं। जो भी पाकिस्तान में लीडर आएगा ना, वो जितना इंडिया को गाली देगा उनको उतने अच्छे वोट मिलते हैं, ठीक है। तो इसके चलते वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार ऐसा काम करती है, और बट वही है कि वहाँ की जनता भुगत रही है, बेचारी जनता जो भी है भुगत रही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इन्फ्लेशन रेट इनका इतना हाई है, फिर भी इन्होंने एक ऐसा बड़ा काम कर दिया, आपको बता देता हूँ। देखो क्या हुआ था कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसी टाइम क्या हो गया कि रसिया पे बहुत सारे सैंक्शन लग गए। तो रसिया ने अपना क्या कर दिया, आयल जो था ना, आयल बेचना शुरू कर दिया, और आयल काफ़ी सस्ते रेटों पर बेचना शुरू कर दिया, जिसमें इंडिया बहुत ही ज़्यादा वहाँ से तेल खरीदना शुरू किया। तो सस्ते रेट पे खरीदना शुरू किया, तो उसी में बात चली पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान बोला हमें भी सस्ते रेट पे तेल चाहिए और हमें भी दे दो, ठीक है। तो इनकी बात हो गई, जून में इनके 2 शिप भी आए यहाँ के क्रूड ऑयल के। बट इनके बाद अभी के टाइम में ये क्या कर दिया इन्होंने, क्रूड ऑयल का जो भी इनका ये था, क्या बोलते हैं, वहाँ से सस्पेंड कर दिया। इन्होंने बोला कि अब हम लोग रूस से क्रूड ऑयल नहीं मंगाएंगे। और इन्होंने रीजन ये बोला कि पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल का आयात रोक दिया। उसका कहना है कि रूस ने उसे 2 शिपमेंट में घटिया कच्चा तेल दिया, पाकिस्तान की रिफाइनरी ने इस तेल को प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने रीजन दिया है, बट ये रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है। उस रीजन में आपको बताता हूँ। देख सकते हो, सबसे पहले तो ये देख लो, जो कि क्रूड ऑयल आते हैं, जैसे इंडिया में क्रूड ऑयल आता है तो उससे क्या क्या चीज़ें बनती है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल देख सकते हो, यहाँ से इंडिया में चाहे कहीं पे भी क्रूड ऑयल जाता है, जिससे आपको पेट्रोल मिलेगा, ठीक है ना। पेट्रोल बन जाता है, किरोसिन तेल बन जाता है, फ्यूल बन जाता है, ठीक है ना, फ्यूल ऑयल बन जाता है, बिटुमिनस बन जाता है, रिफाइनरी गैस बन जाती है, फिर नेफ्था बन जाता है, फिर इसके बाद डीजल फ्यूल बन जाता है, लुब्रिकेंट्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट जो है ना, ये चीज़ें बनती है आपको क्रूड ऑयल से। तो आप सोच सकते हो कि अगर मान लो कि कहीं पे भी किसी भी कंट्री को अगर क्रूड ऑयल अगर सस्ता मिलता है, तो जिसके चलते इतनी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, सस्ती हो जाएगा। इंडिया यही काम कर रहा है कि सबसे पहले वहाँ से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, और क्रूड ऑयल खरीद के क्या कर, रिफाइनरी करके, साथ में इंडिया अपने तो पूरा कर ही रहा है, बट वो क्या कर रहा है, फॉरेन में एक्सपोर्ट भी कर रहा है क्रूड ऑयल का, ठीक है, मतलब रिफाइनरी करने के बाद। तो इन्होंने, पाकिस्तान वाले ने बोला कि हमारा जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है ना, वो उतना बढ़िया नहीं है जो कि रूसिया के रिफाइनरी को हम लोग रिफाइन कर सके, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ये बंद कर दिया। बट रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि अभी फिलहाल में थोड़ी दिन पहले आपको पता होगा, रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान में जो गन वगैरह बनते हैं ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान यूक्रेन को क्या भेजा था, यूक्रेन को बहुत सारे असला बारूद जो भी है, मतलब डिफेंस आइटम, इन्होंने सुरक्षा के जो भी वेपन्स है, हथियार है, भेजा था यूक्रेन से, जिसके चलते रसिया भी क्या था, नाखुश था, ठीक है। और रसिया से जब पाकिस्तान आयल खरीद रहा है, तो इधर यूएसए नाखुश है। तो यूएसए ने क्या किया, इनको प्रेशर झेला, प्रेशर किया है कि भाई तुम रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको मतलब कुछ भी दंड दे सकते हैं। तो भीतर ही भीतर इन्होंने प्लान किया होगा, और रसिया से इन्होंने क्या कर दिया होगा, डील कैंसिल कर दिया होगा, ठीक है। अगर ये कैंसिल नहीं करेंगे तो यूएसए इनको छोड़ने वाला नहीं है। समझ सकते हो ना, ये सारी चीज़ें, मतलब पाकिस्तान प्रेशर में आके ये सब कह रहा किया है, बट ये सामने से कैसे बोल सकता है।
और इंडिया के केस में तो कोई प्रेशर ही नहीं है। इंडिया सीधा बोलता है जो हमारे पब्लिक के लिए भलाई का काम होगा वही चीज़ें हम इंडिया में करेंगे, चाहे यूएसए हो चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो कि यूएसए ने और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने इंडिया के ऊपर बहुत सारा कमेंट किया कि इंडिया जो है ना रसिया को से तेल खरीद के यूक्रेन के लोगों का खून बहा रहा है, बहुत सारे कमेंट किए, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इंडिया ने तेल कल भी खरीदा था, आज भी खरीदा है, और इंडिया और रसिया का भी ट्रेड जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई पे पहुंच गया है। पहले जो इंडिया और रसिया का जो ट्रेड हुआ करता था 5 to 6 बिलियन हुआ करता था, अभी के टाइम में देखोगे तो जुलाई मंथ में 22 बिलियन हो गया। ये पूरे साल का बता रहा हूँ, और इसी साल देख सकते हो तो 22 बिलियन हो गया है, ठीक है ना। 22 बिलियन में आप समझ सकते हो 21 बिलियन हमने क्या किया है, ये क्रूड ऑयल हमने रसिया से खरीदा है। तो ये बोलोगे अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हमने तो पैसे दिए ना, तेल खरीदे ना। तो इससे फायदा ये हुआ है कि देखो इसमें आप लोग निर्मला सीतारमन ने बोला था कि इससे इंडिया को भी फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया क्या करता था, इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है और इसको रिफाइनरी करके अलग अलग कंट्री में पेट्रोल बेचता है, केरोसिन बेचता है, जिससे क्या करता है इंडिया को भी पैसे आ जाते हैं। तो ये समझ सकते हो कि पाकिस्तान के जो नेता है ना कितने उल्टे सीधे हरकतें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ के आर्मी, वहाँ पे कोई भी डेमोक्रेसी सरकार है नहीं, आर्मी को जो फायदा दिखता है वो करता है, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़ें आप लोग को बन जाएंगे क्वेश्चन में, तो ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च होगी। मतलब प्रबल, इंडिया क्या कर रहा है, सबसे इंडिया में पहली बार इंडिया में जो इंडिया का बना हुआ रिवॉल्वर है ना, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का नाम याद रखना, ये प्रबल पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रबल कौन सा रिवॉल्वर इंडिया ने पहली बार लॉन्ग रेंज का रिवॉल्वर लॉन्च किया है, तो इनका नाम याद रखना प्रबल, ठीक है। तो प्रबल है ये नाम, 18 अगस्त को मतलब परसों ये लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, थोड़ी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वहाँ पे जो कंपनी है ना, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AWEIL फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये कहाँ पे है, तो कानपुर के नागपुर में है, सॉरी कानपुर यूपी के कानपुर में है, ठीक है। तो याद कर लेना प्रबल, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। अब इनके कुछ फीचर है आप लोग देख सकते हो, तो फीचर आप लोग याद कर लेना चाहिए, तो फीचर याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, थोड़ा दिमाग में रहेगा आइडिया, तो आपको पता चल जाएगा कितना क्या क्या इसमें कितना लॉन्ग रेंज तक ये मार सकते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। चाहिए तो पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, क्लियर। फिर आगे देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इंडिया जो है ना, इंडिया डिफेंस आइटम भी बनाता है, और पहले इंडिया जो ना 2017 के बाद, 2017 के पहले इंडिया ना के 12 डिफेंस आइटम जो हो गया ना, जैसे टैंक हो गया, चाहे ये आप लोग का ब्रह्मोस हो गया, ये सब चीज़ें अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा कि इंडिया ने ब्रह्मोस बेचा फिलीपींस को। तो ये 2017 के पहले इंडिया बहुत ही कम चीज़ें बेचता था, इंडिया तो बहुत ज़्यादा खरीदता ही था। लेकिन 2017 के बाद ये इंडिया का चेंज हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण प्रवृत्तियों पर ये सिपरी ने डाटा दिया, उजागर किया कि 2017 से 2021 तक भारत के रक्षा निर्यात लगभग 50% म्यांमार को था, इसके बाद श्रीलंका 25% और अर्मेनिया 11%। मतलब जितना ज़्यादा डिफेंस आइटम ये बेचता था इंडिया, जिसमें से 50% जो था ना किसको बेचता था, यहाँ पे निर्यात करता था लगभग 50% म्यांमार को, फिर श्रीलंका को 25% और 11% अर्मेनिया को बेचता था। अभी जाओ, ये 2021 का डाटा है, उसके बाद अभी आओगे तो ये फिलीपींस को भी बेचा है, ठीक है, वियतनाम को भी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, ये जो डेटा है ना आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वर्ल्ड में ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज 0.7% रियल, ठीक है ना। सीधा मैं बता देता हूँ, ये जो डेटा है ना ये बता रहा है कि कौन से कंट्री है ना कितना अपने सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे कितना खर्चा करता है, ठीक है। जैसे यूएसए देख सकते हो, सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है ना हर साल 801 बिलियन, बिलियन में आप लोगों को पता होगा कि बिलियन, 801 बिलियन खर्चा कर देता है। चाइना जो है ना 293 बिलियन खर्चा कर देता है। इंडिया भी मात्र 76.6
बिलियन ही खर्चा कर पाता है। तो इंडिया को चाहिए कि भी थोड़ा सा अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, और इंडिया को चाइना के इतना नहीं, एटलीस्ट चाइना के आध मतलब 150 के आसपास बिलियन तक खर्चा करना चाहिए, ठीक है। रसिया देखोगे तो 65.9 बिलियन ये खर्चा करता है अपने डिफेंस पे। तो ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा अगर रहे तो ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन तो बहुत चांसेस रेयर है, बट नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बन सकते हैं। फिर ये आप लोग बोलोगे कहाँ से बन गया। सेंटर अपॉइंट द आर डोरे स्वामी, ठीक है ना, दोराई स्वामी को एलआईसी का एमडी नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देख लेना आप लोग को, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एलआईसी के हाल ही में एलआईसी के एमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो दोरई स्वामी, ठीक है ना, आर दोरई स्वामी को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, ये एलआईसी के बारे में आपको मिल जाएगा कि एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ये भी याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन आपको बन जाता है। 1 सितंबर 1956 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाकी चीज़ें इसमें नॉलेजफुल वाली चीज़ें जो चाहिए आप लोग पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे देख लो, इंडिया जो है ना ये आपका इंडक्ट करने वाला है। इंडिया इंडक्ट न्यू हेरोन मार्क 2 ड्रोन से, भारत ने नए हेरोन मार्क 2 ड्रोन शामिल किया नेवी के लिए, और ठीक है ना, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए ड्रोन शामिल किया है भारतीय सेना में। तो मार्क 2 ड्रोन क्वेश्चन आपको बन सकता है कि हाल ही में कौन सा ड्रोन भारत ने इंडक्ट किया है, ठीक है, तो शामिल किया है। तो ये मार्क 2 ड्रोन, ठीक है ना, मार्क 2 ड्रोन। ये मार्क 2 ड्रोन जो है ना ये इजराइल का है। तो ये भी याद रखना कि मार्क 2 ड्रोन जो है ना कौन से कंट्री का ये ड्रोन है, तो इजराइल से हमने परचेज किया है, ठीक है। तो ये मार्क 2 ड्रोन के बारे में कुछ चीज़ें जानकारी है, आपको चाहिए तो पढ़ लेना, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, इतने ही टॉपिक थे। और देखो भाई, अब मैं तो कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक लेक्चर मैं दे दिया करूँ, जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो दे दिया करूँगा। बट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो। और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो उसको भी बोल सकते हो, तो वो मैं चीज़ें चेंज करके रख दूंगा। क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो अच्छे से मैं आपको व्यू जानूंगा, तभी जाके समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हमको चेंज करनी चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।